हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सभी के लिए। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला इस चैनल पर चल रही है और इसी क्रम में मैं एक नया प्रश्न पत्र वीडियो के माध्यम से लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हो सकूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट या यूपी टेट की परीक्षा में 5 विषयों से कुल 150 प्रश्न आते हैं। इसमें प्रत्येक विषय के 30 प्रश्न होते हैं। मेरा मानना है कि यदि हिंदी के 30 प्रश्न आप रिजर्व कर लेते हैं तो सीटेट या यूपी टेट पास करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग हिंदी को बहुत आसान समझते हैं और अन्य विषयों की अपेक्षा कम महत्व देते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हिंदी को भी अन्य विषयों के समान ही महत्व दीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता में हिंदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि पाठ्य पुस्तकों में जो चित्र दिए हुए होते हैं उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। क्या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है इसलिए? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ये उद्देश्य होता है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये उद्देश्य होता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये उद्देश्य होता है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है ज़रूर, लेकिन उद्देश्य हमारा ये नहीं होता है। चित्र पाठ की शोभा भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी उद्देश्य नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कोई छात्र है, यदि आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसको भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बताना है, यदि चित्र न दिया हो पाठ्य पुस्तक में, तो क्या वो समझ पाएगा? वो पढ़ेगा और सोचेगा ज़रूर, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वह अमूर्त है। यदि जहाँ पर यह लिखा है उसी के बगल में एक चित्र हो भारतीय मानचित्र का, जिसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति दर्शाई गई हो, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से वो समझ भी जाएगा और मुझे लगता है हमेशा उसे याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प बी। चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि वो अमूर्त होता है जो लिखा हुआ होता है और चित्र उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? विकल्प हैं। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बच्चे बड़े सही नहीं समझ पाते। दोस्तों, थोड़ी सी प्लेटो के बारे में बात करें। प्लेटो यूनान के दार्शनिक हैं। इनके गुरु हैं सुकरात और इनके शिष्य हैं अरस्तु। दोस्तों, पूरा पाश्चात्य जगत जो भी सिद्धांत है, जो भी शोध है, इन्हीं तीनों के दर्शन पर आधारित है। प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, जिसमें प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और सिम्पोजियम। ये अक्सर आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रश्न में। दोस्तों, इस प्रश्न में जो मुख्य चीज़ पूछ रहा है, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, इसका अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, क्या बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है? ये इसका अर्थ नहीं है और ऐसा सही भी नहीं है। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, ये भी सही नहीं है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। भाई, बच्चों की भाषा परिपक्व कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए, आप भी छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे थे। बच्चा जिस लेवल का होता है वो उस तरह की बात करता है। ठीक है, छोटा बच्चा छोटे बच्चों की तरह बात करेगा। बहुत एक आपने बाल मनोविज्ञान में पढ़ा होगा किस तरह से, जिस तरह से बालक का विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसी तरह से उसका भाषाई विकास भी होता है। ठीक है,
तो इसलिए अपरिपक्व होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यह कहा जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे कोई अंग्रेज किसी हिंदी भाषी व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानता हो, उसके सामने यदि अंग्रेजी बोलता है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, वो विदेशी कहा जाएगा ना, विदेशी इसकी भाषा नहीं समझ में आती। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी कहना चाह रहे हैं कि बच्चे अपनी भाषा बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। देखें अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दोस्तों, मैंने कहा ना कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उस प्रश्न को खुद के ऊपर आप अप्लाई कीजिए। आप बेहतर तरीके से उस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। और सीटेट में तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रटा रटाया चीज़ होता नहीं करने के लिए, ठीक है। इसलिए आप उसको सोचिए, और सोचते हैं तो आप बेहतर तरीके से उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं आपके पास। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, क्या ये उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये उद्देश्य होता है। वर्णमालों को क्रम से कंठस्थ करना, क्या ये उद्देश्य होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, क्या ये उद्देश्य नहीं होता। दोस्तों, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना मतलब ये कि जो भी ध्वनि संकेतक चिन्ह है, जैसे क ख ग घ, ये सारे ध्वनि संकेतक चिन्ह ही तो हैं, इनके बीच संबंध बनाना ये उद्देश्य होता है। बिल्कुल होता है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, भाई ये भी उद्देश्य होता है कि वो बात अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कह सके। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, दोस्तों ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप वर्णमाला को क से लेके ज्ञ तक भाई आप याद तो कर ही लेंगे, सीख तो जाएंगे ही, कंठस्थ भी कर लेंगे, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी उद्देश्य होता है कि आप जिस संदर्भ में बोल रहे हो उस तरह की भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि प्राथमिक स्तर का बालक वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करे, ठीक है। दोस्तों, देखें अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। विकल्प हैं, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दोस्तों, भाषा कौशल 4 ही है। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो इसे संबंध में जो है, जो ये 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा कथन उचित है, ठीक। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, सही है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पहले जो है बोलना प्रारंभ करे या लिखना प्रारंभ करे, या कुछ भी क्रम हो सकता है। कुछ बच्चे पहले लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना बाद में शुरू करते हैं, कुछ पढ़ना पहले शुरू करते हैं, बाद में लिखना शुरू करते हैं। तो कोई इसका क्रम है, ये थोड़ी ना कि बहुत से बच्चे होते हैं उनकी बोलने की क्षमता बहुत काफ़ी बाद जो है विकसित होती है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं कि वो क्रम से ही जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हो। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पढ़ना लिखना कौशल पर देंगे तो और जो चीज़ें शिक्षा नीतियाँ या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा आदि में जो बताई गई हैं, कही गई हैं, जो उद्देश्य रखे गए हैं, उनका क्या होगा। बच्चे का मानसिक, शारीरिक यानी संपूर्ण विकास करना है ना, सर्वांगीण विकास होना है। तो सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही बल देंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चौथा है क्या, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा यदि आप भाषिक नियमों का जो है ज्ञान ही देते रहेंगे तो उसका जो है विकास कैसे होगा भाषा कौशलों का, ठीक है। तो इसलिए ये चौथे प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए, ठीक है। भाषा के जो चारों कौशल है परस्पर अंतः संबंधित हैं, ठीक है। दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। विकल्प हैं, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इस पर मैं एक बहुत से वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है। मैं भी एक वीडियो बहुत ही सरलतम, बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाऊंगा, आप लोग के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, फिलहाल प्रश्न देखते हैं कि उसके इसमें कह क्या रहा है। 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं, सबसे बेहतर है कि जब भी कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005-2009 कभी भी जो इसकी बात करें, तो आप तुरंत विकल्पों में ये खोजने का प्रयास कीजिएगा कि किस विकल्प में छात्र की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, उसकी अंतर शक्तियों का जो है विकास, उसको बाहर लाना, अंतर गुणों को, इस तरह के विकल्प यदि आपको मिलते हैं तो आप आंख बंद करके उसके साथ जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 100% वो सही होगा। ठीक है, ये ट्रिक भी है, क्योंकि ये हमेशा एक छात्र की ही वकालत करते हैं। ठीक है, छात्र के ही पक्ष में ये अपने विचार रखते हैं। इनका उद्देश्य भी है कि छात्र को हर प्रकार से लाभ मिले। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा, भाषा की कक्षा तक सीमित, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ये है नहीं। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, ये सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, ये भी सही नहीं। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी सही नहीं, क्योंकि भाई विद्यालय के बाहर भी तो वो भाषा सीखता है। प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने पे में केवल पढ़ने पर यदि बल देंगे तो अन्य चीज़ वो कैसे करेगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर वैसे भी कहा गया कि बच्चे के अनुसार शिक्षा जो है बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार होना चाहिए या पाठ्य पुस्तकों के अनुसार होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं शिक्षण की, वो सारी चीज़ें जो है बाल केंद्रित शिक्षा है हमारे यहाँ। ठीक है, तो भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए, ये भी सही नहीं। तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। देखिए अगला प्रश्न, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे अनुशासित रहते हैं। भैया बच्चे प्रसन्न होते हैं, कहानी सुनने से हमने आपने भी सुनी है, तो ज़रूर प्रसन्नता तो बहुत होती है, एकाग्रचित्त होकर शांत होकर के भी बैठ जाते हैं कि हाँ भैया ध्यान से सुनो कहानी। ठीक है, कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अनुशासित हों या ना हो। ठीक है, लेकिन कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य होता है कि कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास हो बच्चों की। ठीक है, एकाग्रचित होकर साथ में बैठना और प्रसन्न होना, ये तो ठीक है, साधारण सी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास हो सके, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के छात्रों के पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनकी पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है आपको, तो ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्णों को पहचानना, अर्थ का निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान, पढ़ने में प्रवाह। क्या आप वर्णों को, यदि वो वर्णों को पहचान लेता है तो क्या इसके माध्यम से आप उसका आकलन कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है या अच्छा है खराब है। अर्थ का निर्माण कर लेता है तो क्या आप उसका आकलन कर सकते हैं। विराम चिन्हों की यदि पहचान कर लेता है, पढ़ने में धारा प्रवाह। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो 4 विकल्प दिए, इसमें किसके माध्यम से, किस विकल्प के माध्यम से आप छात्र के पढ़ने की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यदि वह अर्थ का निर्माण करता है। ठीक है, वर्णों की पहचान तो वो कर ही लेगा। ठीक है, विराम चिन्हों की पहचान ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, पढ़ने में प्रवाह है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं क ख ग घ कलम, कलम को इसका अर्थ क्या, वो अर्थ जो है पहचान पा रहा है। पहले तो ये करे, तब तो बाद में जो है वर्णमाला को रटेगा, वर्णों को पहचान, ठीक है, पहचानेगा तो है ही है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य हमारा आकलन करना क्या है कि अर्थ का वो निर्माण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ठीक है, विकल्प है, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। भाषा आकलन किया आपने, उसके बाद अगला चरण क्या होना चाहिए, क्या आप उन आंकड़ों को सहेज कर रखेंगे,
आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देंगे, आंकड़ों का पुनः परीक्षण करेंगे, या आकलन से जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आप बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। ठीक है, देखें अगला प्रश्न। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? विकल्प है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों लग तो सभी एक जैसे रहे हैं, कुछ ना कुछ सब में सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होना चाहिए। समावेशी कक्षा, जहाँ पे समावेशी कक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी किसी भी उसमें, ठीक है। तो जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है उसके प्रतिकूल क्या है? क्या बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, विकल्प डी सही है, ये अनुकूल है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी अनुकूल है, क्योंकि परिवेश में नहीं होगा। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे आप कोई भी प्राथमिक विद्यालय है, ख़ासतौर से जो मॉडल विद्यालय हैं, आप जाइए वहाँ देखेंगे कि तरह तरह के चित्र आपको विद्यालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बच्चे को निखारने में, संवारने में, या कुछ भी कहिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उसकी भाषा विकास को भी जो है गति मिलती है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है अनुकूल है। भाषा परिवेश में रह कर अर्जित नहीं करेंगे तो आप कहाँ अर्जित करेंगे? विकल्प सी भी सही है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं। भाई परिवेश से बच्चा प्राप्त करता है यदि भाषा, तो उसको भाषा प्रयोग को नियम स्वयं से ही तो बना सकता है कि हम इस कहाँ किस तरह की भाषा कैसे प्रयोग करेंगे। लेकिन विकल्प बी जो है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, ये सिद्धांत के प्रतिकूल है। ठीक है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। देखते हैं अगला प्रश्न। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। भाषा संसाधनों का अभाव है, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। दोस्तों आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सोचिए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। क्या भाषा संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है? बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है? या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों भाषा संसाधनों का अभाव नहीं है, फिर भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी कोई चुनौती नहीं है। आप जब चाहें तो संसाधनों को दूर करिए और बच्चों को दूर करके आप जो है अलग अलग अपने हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी कोई बड़ी चुनौती नहीं, तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है, आप उसको महत्व बताना है बच्चे को भाषा का। बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा में तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले होते हैं। कोई हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, या मान लीजिए तरह तरह की भाषाएं हैं, संस्कृत, उसको बोलने वाले बच्चे हैं। तो उनको शिक्षित करने के लिए, उनके शिक्षण के लिए आप तरह तरह की रणनीतियाँ बनाएं, तो सबसे कठिन, सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों यही है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ गए होंगे आप लोग इसका उत्तर क्या है। यदि पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होगी तो वो सही नहीं होगा, तद्भव प्रधान होगी तो भी वो गलत होगा। ठीक, कठिन शब्दों से युक्त होगी, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए विकल्प सी, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ सकें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। विकल्प है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है,
बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, व्यवहारिक नहीं है। दोस्तों, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का यदि शिक्षण होगा तो क्या वो भाषा शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देगा? ठीक है, लेकिन ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। आप कहेंगे ज़रूर रोजगार को तो बढ़ावा देगा ही, लेकिन आजकल जो शिक्षा नीतियाँ बन रही हैं उसमें मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को जो है खोजा जा रहा है। तो आपको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि रोजगार को बढ़ावा देगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हर किसी को हर भाषा नहीं आ सकती है, तो ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हो सकता है कि जो व्यक्ति बांग्ला में या गुजराती में या मराठी में अच्छा हो वो हिंदी में भी अच्छा हो या अंग्रेजी में भी अच्छा हो। ठीक है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग शिक्षकों की भी अपनी अलग एक महत्व है। ठीक है, तो ज़्यादा इससे मतलब वो नहीं है। ठीक है, लेकिन तो ये सही उत्तर नहीं होगा। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, ये सही बात है। जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। व्यवहारिक नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो अधिक भाषाओं का जो शिक्षण है भाई, उससे एक बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार होगा, सीधी सी बात है। सही उत्तर होगा विकल्प बी। देखें अगला प्रश्न। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? बच्चों की मौखिक भाषा यानी कि उसके बोलने का सतत आकलन करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? प्रश्न पूछना, पुस्तक पढ़ने को कहना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। दोस्तों, प्रश्न पूछना, पुस्तक पढ़ने को कहना, सुने हुए को दोहराने, दोस्तों इससे आप उसकी भाषा का सतत आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी कई बार बताया इस चीज़ को कि आप वह विकल्प देखिए जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी आपको कुछ अलग, वो किसी परिमाप में ना हो, स्वतंत्र हो। यदि ये परिलक्षित होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसका आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी। विभिन्न संदर्भों में बातचीत यदि वो करेगा तो वो अपने अंतर्भावों को अधिक अच्छे से स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, देखें अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, ये सही नहीं है भाई। प्रत्यक्ष विधि क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी देखिए बताया था एक उदाहरण के माध्यम से कि जो छात्र को आप बता रहे हैं स्पष्ट तुरंत ही तत्काल यदि उस चीज़ को दिखा देते हैं, जैसे मैंने आम का उदाहरण लिया था, उसमें यदि आपने आम की बनावट, रंग रूप, उसका आकार, प्रकार ये बताया आपने, यदि आम तुरंत आप उसको तुरंत ही तत्काल दिखा देते हैं तो वो स्पष्ट रूप से समझ जाएगा और ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है, तो मातृभाषा का निरर्थक है भैया, मातृभाषा का हस्तक्षेप उसमें निरर्थक क्यों होगा? मातृभाषा के हस्तक्षेप से क्या लेना देना? मातृभाषा में ही आप बच्चे को बताएंगे और किस में बताएंगे? ये तो सबसे बेहतर है। मातृभाषा को बहुत ही अधिक प्रमुख विशेष महत्व दिया गया है शिक्षा नीतियों और जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? आपने आम के बारे में बताया, आप आम ले आके दिखाएंगे तभी तो, केवल बता देने से तो काम चलेगा नहीं। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, सही है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति तो बनती ही है। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल कहाँ देते हो आपने बताया, उस चीज़ को दिखाया, तो इस प्रत्यक्ष विधि में इसका कोई रोल ही नहीं। तो विकल्प सी जो है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये सही है, क्योंकि आप जो है आम के बारे में बता रहे हैं और आम उसको दिखा रहे हैं, तो जो आपने बताया वही चीज़ आपने दिखाई, तो इससे क्या है कि वास्तविक स्थिति या स्वाभाविक स्थिति उसका निर्माण हो रहा है, जिससे वो भाषा जो है अर्जित जो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। देखें अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? दोस्तों, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्न हैं। भोलू टोकरी में क्या बेच रहा था? गोलू ने किसके दाम नहीं बताए? आजकल सेब का कितना दाम है? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? दोस्तों, इसमें
मतलब कि आपको बालक की एक क्रिएटिविटी इसमें देखने को मिल रही है। उसने कहा कि आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, और बाकी जितने प्रश्न हैं वो सामान्य हैं। भालू टोकरी में क्या बेच रहा था, भोलू टोकरी में क्या बेच रहा था, गोलू ने किसके दाम नहीं बताए, आजकल सेब का कितना दाम। दोस्तों ये सब तो सामान्य है ना, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी रचनात्मकता है, इसी प्रश्न में दिखाई दे रही है। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों निर्देश आ गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 16 से 24 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों एक गद्यांश है, 2 मिनट लगेगा, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, सीटेट दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनको ये मालूम होगा अच्छी प्रकार से कि गद्यांश आता है, उससे संबंधित 9 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार सीटेट में बैठेंगे, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि एक गद्यांश आता है, जिससे संबंधित 8 से 9 से 10 प्रश्न होंगे और उनको आप बेहद आसान और सरलतम कर सकते हैं उसी गद्यांश की सहायता से। ठीक है दोस्तों, देखें कैसे करते हैं, 2 मिनट लगेगा इसमें। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों ये आपका गद्यांश हो गया। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। दोस्तों ये बहुत ही साधारण सा है, आप लोग सुने होंगे कई बार। विकल्प इसके है क्या, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। दोस्तों बी और सी, उच्चारण के साथ पढ़ा है या विश्लेषण किया है, ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब मामला दो विकल्प में फंस रहा है, ए और डी। ठीक है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है या पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। दोस्तों समझ में आना और आत्मसात करना 2 चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आना, आपको समझ में आया, आपने उसको अपने पे लागू किया या नहीं किया इससे मतलब नहीं है। लेकिन पढ़ा हुआ आपने आत्मसात किया, इसका मतलब कि आपने जो पढ़ा उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने जीवन में, अपनी छवि में उसको ढाला या उसको लागू किया। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए, क्योंकि गांधी जी ने सदैव किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को आत्मसात करने के लिए ही कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों यदि ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप एक बार पीछे जाइएगा और गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि पढ़ेंगे आप तो उसको और बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे, समझ में भी आएंगे। ठीक है, इसमें गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, ये सही नहीं है। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, ये भी सही नहीं है। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, ये भी सही नहीं है। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, देखें अगला प्रश्न। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। इसलिए डायरी लिखना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं,
व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, या इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। विकल्प सी, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, क्योंकि डायरी लिखेगा तो विश्लेषण तो करेगा ही, और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। देखें अगला प्रश्न। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु बहन है ना, उसने कुछ लिखा था डायरी में, उसी की गलती के एहसास की बातें कर रहा है। ठीक है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी। दोस्तों इसमें गांधी जी की बात नहीं मानी थी, ये डायरी में काटने की गति का हिसाब, डायरी में सही सही बातें, इसका कहीं जिक्र ही नहीं आया है। ठीक है, विकल्प बी वगैरह शब्द का प्रयोग किया है, गद्यांश में इसका जिक्र आया, इसलिए विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? विकल्प है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग हो, वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। दोस्तों गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, ये चाहते थे कि जो सच्चाई है वो लिखा जाए। ठीक है, ज्यों का त्यों का मतलब ये नहीं हुआ कि सच। ठीक है, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, ये भी नहीं। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, ये भी नहीं। गांधी जी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखें। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? विकल्प हैं, दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। दोस्तों गांधी जी ने डायरी को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? क्योंकि दोनों में समय लगता है, ये सही नहीं है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, ये भी सही नहीं है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, ये भी सही नहीं है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, ये विकल्प सही है। सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों समास पे मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, बहुत ही सरल और बेहतर तरीके से उसमें मैं सभी समासों के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे भी आप समास पढ़े होंगे, समास में कोई बहुत विशेष कुछ होता नहीं है, लेकिन कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा होते हैं लड़के तत्पुरुष समास में और कर्मधारय समास में। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं जब वीडियो लेके आऊँगा उसमें बहुत ही सरलतम बताऊँगा, आप उसको दोबारा उसमें गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से उसको समझाऊँगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं प्रतिदिन शब्द। तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। दोस्तों तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास दोस्तों ये थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, विग्रह जब करते हैं, जैसे दो पद होते हैं, ठीक, जैसे यश प्राप्त, गुण, देशभक्ति मान लीजिए हो गया। ठीक है, कुल श्रेष्ठ, ये इस तरह से जो है शब्द आते हैं तत्पुरुष समास में। तो इसमें दो पद होते हैं, जैसे आपने देशभक्ति, देश और भक्ति दो पद हुआ, इसमें जो भक्ति है दूसरा पद वो जो मतलब कि प्रधान होता है। ठीक है, तो जब दोनों को तोड़ते हैं देश और भक्ति, तो जब दो पदों को तोड़ा जाता है तो बीच में का की मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ में पर के द्वारा इस तरह का कोई ना कोई जो है वो चिन्ह आपको उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका वीडियो बनाऊंगा तो बेहतर तरीके से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। तो तत्पुरुष समास नहीं होगा, ठीक, क्योंकि प्रतिदिन। ठीक है, अब आता है द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास का सबसे अच्छा उदाहरण है, बहुत परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा, माता पिता। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह भी लगता है। ठीक है, और बीच जब जैसे दोनों पद को तोड़ते हैं आप, तो बीच में आपका जो है और शब्द आता है, इस तरह से माता और पिता। ठीक है, नदी नाले, नदी और नाले, इस तरह से जो है चीज़ें जो है द्वंद्व समास की होती हैं। उदाहरण है ये अव्ययी भाव समास। दोस्तों ये इसका सही उत्तर है, प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव का इसका मतलब क्या ट्रिक है कि पहला पद इसमें जो है प्रधान होता है। ठीक है, जिस तरह से जैसे आपने तत्पुरुष समास का देखा ना, देशभक्ति, इस तरह से अव्ययी भाव में भी दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद होता है वो प्रधान होता है, उसके बिना दूसरे पद का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना,
तो जैसे आपको उदाहरण उसका मैं बता दूं तो आजन्म, यथासंभव, एक उदाहरण आपका यही है प्रतिदिन, क्योंकि प्रति हटा देंगे तो दिन का उतना महत्व नहीं हुआ, दिन सामान्य, प्रतिदिन विशेष हो गया, ये उसको विशेषण में ये परिवर्तित कर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसका सही विकल्प होगा व्ययभाव। द्विग समास इसका सीधा सा है कि आप जैसे पंचवटी होता है, ठीक है, त्रिलोक होता है, मतलब कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। देखते हैं अगला प्रश्न। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। दोस्तों कार्य शब्द का तद्भव रूप, तद्भव और तत्सम का भी मुझे वीडियो डालना है, बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, विकल्प क्या है इसका, काम काज सेवा कारज। कार्य शब्द का तद्भव रूप, दोस्तों काम होता नहीं है, काम तो आप सामान्य बोलते हैं, लेकिन इसका तद्भव जो है काम नहीं होता। सेवा कारज तो ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। इसका तद्भव होता है दोस्तों काज। कार्य तत्सम है और इसका तद्भव होता है काज। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो गया बी। देखते हैं अगला प्रश्न। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, बनेगा तो वैचारिक ही, बस आपको इसमें मात्रात्मक त्रुटियां हैं उसको देखना है। ए में विचारिक है, ये गलत है। बी है आपका वैचारिक, ये भी गलत है। सी आपका वैचारिक, ये सही है। डी है आपका विचौरिक, ये भी गलत है। तो इसका जो है सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, फिर से निर्देश आ गया है। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 25 से 30 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों जो सीटेट दे चुके हैं, दे रहे हैं लगातार, वो भली भांति जान रहे होंगे कि जिस प्रकार से गद्यांश आता है उसी प्रकार से पद्यांश भी आता है। इससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में देखने को। तो जो नए बच्चे हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आपने गद्यांश किया उसी प्रकार से आप पद्यांश भी यानी कि कविता को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगता है, इसको भी देख लेते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। दोस्तों बहुत ही अच्छी कविता है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ है हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन। दोस्तों हरा भरा जीवन का अर्थ यहाँ पर खुशियों से परिपूर्ण जीवन से है, हरियाली युक्त जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन। दोस्तों ये सही नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, देखें अगला प्रश्न। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? पहाड़ों की चोटियाँ, नदियों की आवाज़, पेड़ों की हवा, समस्त प्राकृतिक उपादान। दोस्तों जब इसको आप पढ़ेंगे पीछे जा कर के दोबारा, तो उससे आपको पता चलेगा कि पहाड़ों की चोटियाँ, नदियों की आवाज़, पेड़ों की हवा, यानी कि समस्त प्राकृतिक उपादान जो है वह बाहर लेकर आती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पौधे व डालियाँ, वृंद लताएँ, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो दोस्तों कवि ने जो है सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। हरा भरा जीवन, वृंद लताएँ, पौधे व डालियाँ, इनको नहीं बल्कि प्राकृतिक यानी कि संपूर्ण प्राकृतिक प्रकृति जगत की सभी चीज़ों का उन्होंने समावेश किया है कविता में, और सबको सम्मिलित रूप से वो स्वीकार करते हैं कि खुशियाँ ले आने के लिए ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। दोस्तों कवि संदेश जो दे रहे हैं जीवन में सब बेकार है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 2 विकल्प थोड़े से करीब करीब में हैं, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव। तो दोस्तों इस कविता में पर्यावरण, मैंने अंतिम पंक्ति में आपको ध्यान भी दिलाया था कि पर्यावरण पे ही आधारित होगा, तो इसका विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए जिक्र तो आया है कविता में, लेकिन सही इसका जो उत्तर है वो पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें।
जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। दोस्तों अगर सामान्य रूप से भी देखेंगे तो इसका उत्तर आप समझ सकते हैं, लेकिन कविता के हिसाब से, कविता के अनुसार व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये सबसे अच्छा विकल्प है इसका। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसका सही उत्तर नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। संसार से स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकता। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अनुपम से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा न दी जा सके। दोस्तों अनुपम, अनुपम का अर्थ ही होता है कि जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम का अर्थ ये नहीं होता कि सुखद, आनंदमय, मनोहारी। ठीक है, अनुपम, इसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, उसमें भी यही चीज़ निकल के आती है कि इसकी जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपम होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये आपके 30 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। नमस्कार।